हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अपना पूरा जो मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आपके जो मेडिकल हैं वो 15 सितंबर से होने हैं और मेडिकल के रिगार्डिंग आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसमें मैं पूरा आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको टाइम दिया जाता है उस जिस दिन आपका मेडिकल है, आप सुबह में अगर आपको 6 बजे का टाइम दिया जाता है तो उस 6 बजे से ले कर के जो भी सारी चीज़ें होती हैं पूरे दिन, या फिर अगर आपको पॉइंट मिलता है नेक्स्ट डे भी आपको बुलाया जाता है, तो उस दिन भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं उन सारा एक्सपीरियंस को इस वीडियो में जेनुइनली आपको देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आपको इसी वजह से देखना चाहिए। और एक ये जो बाहर से हाइप बन जाती है कि मेडिकल ऐसे होगा वैसे होगा, देखो आपको एक चीज़ ये जाननी होगी कि जो मेडिकल पैनल है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर बैठा है। आपने प्री दिया, आपने मेंस दिया, अब आप जो है मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हो। सपोज़ करिए कि 4,000 वैकेंसी हैं। सपोज़ करिए 4,000 वैकेंसी हैं और आप मेंस के लिए जितने बंदे क्वालिफाई हुए हैं वो 20,000 क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो 16,000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनको मेडिकल से पॉइंट दे करके बाहर कर देंगे, तो ऐसा गलत है। अगर ये जो 20,000 बंदे अगर जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, अगर ये पूरी तरीके से फिट हैं तो मेडिकली इनको पूरी तरीके से फिट वहाँ पर किया जाएगा। बट फिर कैसे शॉर्ट लिस्टेड करेंगे इन 20,000 में से 4,000? तो फिर वो कट ऑफ को आपको इंक्रीज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 20,000 में से 4,000 लाने के लिए इनको 16,000 को वो मेडिकली अनफिट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बार अपना मिथ जो है आप हटा दीजिए कि ऐसा भी कुछ होगा वहाँ पर। हाँ, एक ये बात है कि जो डॉक्टर्स का देखो जो बिहेवियर रहेगा वो भी डिपेंड करता है। मैं अपनी बैच का बताता हूँ। जो 2022 में बैच था, 2023 में इसका मेडिकल वगैरह हुआ था, तो उसमें मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया था कि 3 डॉक्टर थे और उन तीनों का अलग अलग रेशियो था उनको फिट करने का, अनफिट करने का। वो किस पे डिपेंड करता था? वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता था कि वो किस हिसाब के हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर आपने एक इतने सारे वीडियोस देख लिए हैं तो एक ये वीडियो आप देख लोगे तो इससे आपको निश्चित रूप से बेनिफिट ही होगा, कुछ आप इससे लॉस नहीं होने वाला आपको। चलिए चालू करते हैं। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती गई, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या था कि हम लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, कुछ 7 या 6 बजे का टाइम था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर आप देखोगे कि जो भी टाइम है वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे बच्चे आने लगते हैं। तो जो जो मेरा मेडिकल हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, तो प्रयागराज यूपी में हुआ था। तो वहाँ पर धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगते हैं। फिर आपका जो ये मेडिकल का एडमिट कार्ड रहता है और एक आईडी दे करके आपको गेट से जो है एंट्री करने लगते हैं धीरे धीरे। फिर जब आप वहाँ पर जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को ग्रुपिंग कर देते हैं। मतलब आप पर एक एक बंदे को कमांडर बना देंगे और उसमें से करीब करीब 18 से 20 बंदों का एक ग्रुप बना देंगे। ऐसे करके कई सारे वो ग्रुप बना देते हैं और उन पे एक जो है कमांडर बना देते हैं। फिर क्या होता है, करीब ये मान के चलिए कि 8 से 9 बजे के करीब, 8 से 9 एएम पे जो डॉक्टर्स रहते हैं वो सभी आ जाते हैं। तो डॉक्टर आपको मालूम है वो डीसी रैंक के होते हैं। तो वो सभी वहाँ पर आने लगते हैं और अपने रूम में जा कर के बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो ग्रुप हम लोगों का बना रहता है 18 से 20 बंदों का, वो धीरे धीरे करके एक एक ग्रुप को वो भेजने लगते हैं आगे। तो जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे अब मैं अपने ही ग्रुप का एग्जांपल बताऊँगा कि जब हम लोगों को भेजा गया, तो उससे पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पर जो है 3 डॉक्टर थे, ठीक है। तो उनमें से जो 3 डॉक्टर थे उनमें से मैंने लास्ट तक ऑब्जर्व करा, और जो मेरे साथ के, देखो मेरे साथ 3 बंदे गए थे, उनमें से 2 का मेडिकल था, एक मैं था उसमें, एक और बंदे का था, और एक जो था वो साथ में गया था तो वो तो वहाँ पे गया नहीं, तो 2 बंदे थे। तो एक का जो बंदा था वो जैसे इस डॉक्टर के पैनल में गया, मैं जो था इसमें गया, और एक जो और बंदा मेरे नोन में वहाँ पर मिला था वो इस वाले डॉक्टर के पैनल में था। तो जो मेरा ग्रुप था उसमें टोटल 18 बंदे थे। तो 18 बंदों का जो ग्रुप था मैं उस वाले में गया। तो जो 3 डॉक्टर थे
तो उनमें से क्या था कि देखो, उनका बिहेवियर मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ही यस या नो पर वो बंदा फिट या अनफिट होगा। तो आपकी जॉब लगना ना लगना एकदम जो एट द एंड है वो उन पे हाँ या ना पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेजर इश्यूज़ लाइक पाइल्स वगैरह, हाइड्रोसील, ये सब नहीं है, तो अगर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मान लो आपको नौकरी में पॉइंट मिल गया, फिर आपको री मेडिकल में क्लियर कर दिया गया, तो क्या होता है, उन्हीं पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो डॉक्टर का मूड है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपके फिट या अनफिट होने पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या कैसे हुआ वहाँ पर। तो जो हम लोगों का 18 बंदों का ग्रुप था, उस पे एक जो कमांडर था, वो हम लोग को जो है गाइड कर रहा था कैसे कैसे जाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक अंदर हॉस्पिटल रहता है, आपको मालूम होगा, उसी में 3 डॉक्टर रहते हैं। तो जो मेरा वाला डॉक्टर था वो क्या था कि वो एक ये ऐसे रूम था, छोटा सा ही रूम था, वो यहाँ पर साइड में मेज़ वगैरह डाल करके बैठा था, और हम लोगों को ऐसे 18 बंदों को ऐसे साइड में खड़ा कर देता है वो। ठीक है, मैं ये जो जो चेकअप हुआ था वहाँ पे, वो हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो, बट वो मैं मैनेज कर लूँगा। बट मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। देखो, जो हम लोग का डॉक्टर था वो यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, और ये सारे बंदे, हम 18 बंदे थे, तो 18 बंदों को एकदम साइड से दीवार से एकदम चिपक करके हम लोग खड़े रहते हैं। फिर जैसे ही वो आता है, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा बिहेवियर था। जो 3 डॉक्टर मैंने बताया ना, और उनमें जो सबसे अच्छा मतलब एकदम कूल माइंड का था, वो हम लोग के पैनल का ही था। बाकी मैं इन दोनों डॉक्टर के भी मूड को बताऊंगा अभी कैसा क्या था। तो वो बंदा बैठता है, फिर उसने एकदम नॉर्मल करने के लिए हम लोग को, तो एकदम टेंस वाला माहौल तो रहता ही कि कैसे क्या चीज़ें चेकअप होंगी, क्या होगा। हम लोगों को भी उतना चीज़ें नहीं मालूम थी। तो वो आ कर के पहले तो सभी से एक दो चार लोगों से उसमें नाम पूछता है कि आप कहाँ से हो। तो मतलब हम लोगों को थोड़ा सा जो है कूल करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक करके एक दो जोक मारता है, और ऐसे ही पूछते हैं कि इससे पहले कभी मेडिकल कराए हो, नहीं कराए हो। तो जिनने कराया होता है उन्होंने बता देते हैं कि हाँ मैंने कराया है सर। तो ऐसे करके थोड़ा सा जो है 2-4 मिनट जो है ऐसी गपशप होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अच्छा, अब जो है मेडिकल कर लेते हैं, और इसी की वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी आए हो। तो फिर मेडिकल चालू होता है वहाँ पर। तो मेडिकल कैसे ही होता है, पहले हम लोगों को क्या बोलते हैं कि आप जो है उसमें अंडरवियर में आ जाओ, और बाकी सारे आप जो है क्लॉथ्स उतार दो। हम लोग को अंडरवियर में बोलता है कि हम लोग को जो भी कपड़े हैं आप अपने उतार दो और अंडरवियर में हो जाओ। तो सारे चेकअप ऐसे होते हैं, बट जब प्राइवेट पार्ट्स की बारी आती है तब उस टाइम पे वो जो है अंडरवियर नीचे करने के लिए बोले थे। तो हम लोग अंडरवियर पहने हुए थे उस टाइम तक। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। फिर वो वन बाय वन इस साइड से बुलाने लगे, जैसे वो यहाँ पर इनकी मेज पड़ी हुई थी, हम लोग ऐसे खड़े हुए थे। फिर थोड़ी देर खड़े हुए थे, क्योंकि इसमें टाइम लगना था, तो हम लोगों को लास्ट में बैठा दिया था वो। फिर कहता है जिसका जिसका इधर से एक एक लोग उठ करके आते रहेंगे। तो इधर से जैसे एक बंदा उठ करके आता है, तो ये जो बंदा मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा कूल था, तो इस वजह से सबसे कम टाइम में इन्होंने 18 बंदों का मेडिकल कर दिया था। करीब 1 से 2 घंटे में इसने पूरा 18 बंदों का कर दिया था मेडिकल। और जिन इनमें से 3-4 बंदों को रीमेडिकल भी मिला था, उसमें से मैं भी था, नौकरी में मुझे मुझे जो है दिया गया था। तो बाकी इन 3-4 बंदों को लास्ट शाम टाइम में बुला करके, फिर इनमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट, जो भी सीरियस मतलब इशू वाले रहते हैं, जैसे जिनको एक दो को पाइल्स था, उनको जो है मेडिकल से बाहर करता है, अदरवाइज सबको फिट कर देता है। तो फिर जब वो यहाँ पर बुलाता है हम लोगों को, तो ये जैसा रूम मैंने बताया, यहाँ पर उसका चेयर डाल रखी थी, और ऐसे ऐसे हम लोग 18 बंदे बैठे हुए थे। तो इस साइड से एक बंदा उठ करके आता, अभी ये यहाँ पर अंडरवियर में ही था, सारे कपड़े हम लोगों ने उतार रखे थे। फिर जब यहाँ पे आता है तो सबसे पहले कहता है कि आराम से सीधे खड़े हो जाओ। और उसके बाद फिर जैसे एक खड़े होने के जैसे खड़े होता है, तो उसके बाद जो है पोस्चर वो देखता है कि हाँ ये जो शोल्डर अलाइनमेंट है वो समझ आ जाता है। फिर हम लोगों से बोलता है कि दोनों हाथ अपने आगे कर लो एक बार के लिए। तो जब दोनों हाथ आगे कराता है तो थोड़ा सा ये शोल्डर अलाइनमेंट भी उसमें चेक हो जाता है, और आपका जो कंपन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस अगर हल्का फुल्का है तो 3 से 4 सेकंड के लिए हाथ को आगे कराता है, फिर उसके बाद डाउन करा लेता है। फिर उसके बाद हम लोगों को, जैसे एक बंदा था, जैसे एक बंदे को भी मैं बता रहा हूँ, जैसे उसने बुलाया, फिर उसको ये चीज़ करने के बाद उससे बोला कि ठीक है लेट जाओ। तो लेट जाता है ऐसे। फिर लेटने के बाद उसके पैर को भी फोल्ड कराता है ऐसे। ये जैसे लेटा हुआ बंदा है, इसके पैर को एक बार फोल्ड कराता है, फिर ये जुड़वाता है यहाँ पर पैर, और ये जो हाथ रहते हैं, हाथ उसके मतलब एकदम सामने
ये जो शोल्डर के हिसाब से आगे करवाता है ऐसे, ताकि वो शायद कैरी एंगल ऐसे ही चेक किया था उन्होंने, बाकी हम लोगों का ऐसे वो चांदा वगैरह रख करके ऐसे कुछ नहीं चेक हुआ था। तो यहाँ पर जिनको लग रहा था, देखो मेरा जो कैरी एंगल है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 15 डिग्री से ऊपर ही है, एक दो है ना, 1-2 डिग्री ऊपर है मेरा। तो मुझे देखो दो चीज़ों में मुझे डाउट था, एक नौकनी में और ये दूसरा था कि ये कैरी एंगल को लेकर के। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर था कि मैं मेडिकल में फ़िट नहीं होऊंगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कूल था, ये मैं सोच करके गया था कि मुझे बाहर होना ही है। बट वहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं गई, तो लकीली मैं इन डॉक्टर के पैनल में आ गया। तो फिर जैसे ये सारी चीज़ें हुई, फिर मैं अपना बताता हूँ अब एग्जांपल कि जैसे मुझे बुलाया, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, फिर मुझे कहते हैं कि अपना जो है पैर जोड़ लो नौकनी के लिए। फिर मैं जब पैर ऐसे जोड़ता हूँ, एक तो नॉर्मली खड़े होकर के जैसे आप सामने खड़े होते हो, तो ये जो मान लो आपके पैर हैं, आप ऐसे रखते हो पैर, तो ऐसे हम लोगों ने ऐसे सामने सामने ऐसे रखे थे। तो फिर उन्होंने, अगर उनको डाउट होता है कि हाँ आपका नौकनी थोड़ा सा जुड़ रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपके पैरों के बीच, जैसे आपके पंजे हैं, आपको थोड़ा सा इनके बीच इतना गैप करने को बोलते हैं। तब ये थोड़ा सा और ज़्यादा टच होने लगता है, जिसका इसमें नौकनी होती है उसका यहाँ पर और ज़्यादा टच होने लगता है। तो मेरे साथ यही सीन था, जब भी मैं ऐसे खड़ा हुआ था, ये सामने को जब मैं पैर कर रहा था, तब मैंने टाइट कर रखे थे पैर, तो थोड़ा सा गैप बन रहा था। बट जब उन्होंने ऐसे कहा तो मेरा एकदम से जुड़ गया, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे पंजे कर लोगे तो ये वाला ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। फिर ये जुड़ने के बाद क्या था कि उन्होंने अपने उसमें लिखा कुछ भी, शायद यही लिखा था कि पॉइंट एक दिया गया है नौकनी में। फिर उसके बाद इसको छोड़ करके फिर ये जो हाथ का था कैरी एंगल का, उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर खड़े हुए थे हम लोग, उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ आगे आगे कर लो दोनों। फिर ये जोड़ने के लिए बोलते हैं, तो मेरा देखो जुड़ता है मेरा हाथ। बट मैं उस टाइम पे क्या किया कि जैसे उन्होंने जोड़ने के लिए बोला, तो मैं थोड़ा सा लूज़ रखा अपना हाथ, ताकि ये जो एल्बो है मेरी जुड़े ना। तो इसमें मुझे, वहाँ से मैं बच गया, इसमें मुझे पॉइंट नहीं मिला था कैरी एंगल में। तो कैरी एंगल ऐसे ही चेक होता था, जितने 18 बंदे थे उनका ऐसे ही चेक हुआ था, और कैरी एंगल में किसी को भी पॉइंट नहीं मिला था। मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा कैरी एंगल वहाँ पे किसी का था, 15 डिग्री से ज़्यादा ही मुझे लगता है। बट वहाँ पर क्या था ना कि +-5 जो है वहाँ पर एक्सेप्टेड है। एक बंदा और था, मुझे ऐसे ही मालूम है कि उसका भी ऐसे ही था, बट वो भी उसमें, इसको उसमें पॉइंट नहीं दिया गया था कैरी एंगल में। तो कैरी एंगल को लेकर के अगर आपका कोई डाउट है तो आप निश्चिंत रहें, आपको नॉर्मली ही चेक किया जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद ये फ्लैट फीट के लिए, हाँ फ्लैट फीट के लिए ऐसे पानी वगैरह में कुछ नहीं चलाया गया था। जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, हम लोग को बोलते उल्टा हो जाओ, तो हम लोग जैसे उनकी तरफ फेस किए हुए थे, तो बोलते कि उधर दूसरी साइड फेस कर लो और पैर को फोल्ड करके उनकी साइड दिखाओ, ताकि वो उनको करो समझ में आ जाए। देखो जितनी अपनी एज है उतनी उनको एक्सपीरियंस है मेडिकल के लिए, तो उनको हर चीज़ के लिए मेज़रमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, कि वो देख करके ही काफ़ी सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो यही चीज़ें थी, वो ऐसे हम लोग का जो भी करो बन रहा था उनको ऐसे देख करके ही समझ गए थे। बाकी नीचे रखवा करके पानी में चलवा करके ये सारा कुछ हम लोगों के पैनल में तो नहीं चेक हुआ था। और मैंने बाद में और भी बंदों से बात करी थी जो मेरे नोन में थे, तो उनके पैनल में भी सेम ऐसे ही चेक हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सपीरियंस वाली बातें होती हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आ गई। फिर अब हम बात करते हैं, देखो फ्लैट फीट हो गया अपना, एक सेकंड, फ्लैट फीट हो गया, और ये नॉकनी हो गया, कैरी एंगल हो गया, और ये शोल्डर अलाइनमेंट भी हो गया। और वेरिकोज वेंस की बात करते हैं, देखो हमारे जो बैच में था है ना, उसमें वेरिकोज वेंस कैसे चेक हुई कि नॉर्मली हम लोगों को खड़ा कर दिया वहाँ पर। और वेरिकोज वेंस आपको मालूम है, एक तो हल्की फुल्की ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखती है ना वेन, तो वो कुछ बंदों में नॉर्मल रहती है। बट जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम ही होती है, उसमें गांठ गांठ सी पड़ जाती है। तो वो देख करके ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ गांठ गांठ सी पड़ रही हैं, तो इसमें वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों में तो जो डॉक्टर था उसने नॉर्मली ऐसे चेक किया, और हम लोगों में था भी नहीं किसी को वेरिकोज वेंस 18 बंदों में, तो हम लोगों को तो उसमें किसी को पॉइंट नहीं दिया। बट हाँ वेरिकोज वेंस का एक जो दूसरा डॉक्टर था वो क्या कर रहा था, वो अपने रूम में नहीं चेक कर रहा था। जैसे हम लोग का 18 बंदों का एक रूम में ही हो गया, उसने क्या किया कि वो उसके में 20 बंदे थे, उसने क्या किया था एकदम बाहर ही लेके चला आया।
तो इधर 10 बंदों को खड़ा कर दिया, इधर 10 बंदों को खड़ा कर दिया। वेरिकोज वेंस उनका ऐसे चेक कर रहा था कि खड़े होकर के बोला कि पंजे पे आप खड़े हो जाओ, जैसे पंजे पे है नहीं, तो समझ पा रहे होंगे आप कि पंजे पे पूरी बॉडी को माउंट करना है। तो उससे क्या होता है, उससे जो है वेंस और ज़्यादा टाइट हो जा रही थी, तो जिसका एक्चुअल में था वो और उभर करके सामने आ जाती थी। तो एक्चुअली में वो जो डॉक्टर था जो बाहर लेकर के आकर के जो चेक कर रहा था, उसका थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ा मिजाज लगा। वहाँ पर जितने बंदे थे उनका लग रहा था कि अगर ऐसे मेडिकल होगा तो 20 में से वो मुश्किल से 13 से 14 बंदों को ही फिट कर रहा था पहली बार में। तो अगर उसको पैर में खरोच भी दिख रही थी तो भी वो उसको मेडिकल में पॉइंट दे रहा था। हालांकि जब री मेडिकल हुआ, बाकी ये 13-14 बंदे एक बार में फिट हो गए, फिर जो 7-8 बंदे बचे थे उनका जो री मेडिकल हुआ उसी सेम डे में ही हो जाता है अभी, कि नेक्स्ट जैसे सुबह में इधर फर्स्ट हाफ में ये सारी चीज़ें फिट कर दी थी बंदों को, और सेकंड हाफ में इन्हीं 7-8 बंदों को बुला करके फिर जो है वो उनको फिट कर रहा था। लेकिन ये है कि ये जो बंदा जो बाहर लेकर के आ रहा था वो 3 से 4 बंदों को अनफिट कर दे रहा था। बाकी ये जो रेशियो है जो हमारे वाला डॉक्टर था उसमें केवल 2 या से हाँ 3 बंदों को उसने अनफिट किया था, और जिनमें से 2 को तो पाइल्स ही था। तो खुद ही हम लोगों से बोला था कि भाई अगर मैं आपको पाइल्स के लिए अगर मैं आपको फिट कर देता हूँ यहाँ से, फिर आप क्या होगा कि फिर वहाँ पर जाओगे और आपको मालूम है कि फोर्सेज में आपको हर ईयर आपको मेडिकल टेस्ट कराना ही पड़ता है। आप जब सर्विस में भी आ जाओगे उसके बाद भी आपको मेडिकल टेस्ट कराना ही पड़ता है। फिर वहाँ पर आप अनफिट होकर के आओगे तो फिर मेरे ऊपर भी बात आएगी और आप पे भी आएगी कि आपने कैसे मेडिकल कराया है। तो इन चीज़ों को लेकर के उसने परमानेंट रिजेक्शन की बात करी थी कि पाइल्स में आप अब इसके बाहर जो है आप कहीं भी फोर्सेज में पाइल्स आपको है, तो इस वजह से आप कहीं भी फिट नहीं होगे। और एक बंदे को हाइड्रोसील के लिए दिया था, शायद उसको काफ़ी ज़्यादा था, तो हाइड्रोसील के लिए उसको जो है दिया था पॉइंट। तो ये 3 बंदे थे ऐसे जिन्हें कि रिजेक्ट किया गया था। बाकी 18 बंदे में 15 बंदे एकदम फिट हो गए थे। तो फिर मैं उसके बाद बताता हूँ, फिर जब मुझे बुलाया गया तो वेरिकोज वेंस का मैंने बता दिया। हम लोगों में नॉर्मली खड़ा होकर वो खड़े थे हम लोग, तो ऐसे ही उसको समझ आ रहा था, क्योंकि हम लोगों में किसी में नहीं था वेरिकोज वेंस, इस वजह से इसमें किसी को पॉइंट नहीं दिया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं, कैरी एंगल हो गया, नॉकनी हो गया, शोल्डर अलाइनमेंट हो गया। अभी बात करते हैं ईयर टेस्ट की। अगर ईयर टेस्ट में आपको ये लग रहा हो कि नहीं वो जो है कान में कुछ मशीन डाल करके चेक करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपको मेडिकल हो, मैं सपोज करता हूँ अगर आपको 15 को मेडिकल है तो 13 से 14 तारीख में आप एक बार वैक्स थोड़ा सा अपनी साफ़ करवा लें। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ नॉर्मली है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। 13-14 तारीख में आप जो है वैक्स अपनी करा लें, ताकि 1-2 दिन का जैसे रहे वहाँ पर ड्यूरेशन, तो साफ़ हो जाए सारी चीज़ें। तो ईयर टेस्ट में वो आपको कान को बस ऐसे ही पकड़ करके हल्का सा इधर उधर टॉर्च से चेक करते हैं, कि उनका देखना रहता है कि कहीं पर्दा वगैरह तो फटा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट हमारे सेंटर पे ये कुछ नहीं था कि उस आपको जो है 6 मीटर या फिर 6 फीट या फिर कुछ दूरी पर खड़ा होकर के आपके कान पे आपको कागज़ लगा दिया जाता है और ऐसे ऐसे करते हैं, और इधर से कुछ फुसफुसाहट करके बोलते हैं तो आपसे पूछते हैं सुनाई दिया या नहीं दिया। तो ये कुछ हमारे सेंटर पे तो नहीं हुआ था। बाकी अगर कहीं हुआ हो तो वो मैं नहीं कहता हूँ, बाकी वहाँ पर तो नहीं हुआ था। और ये भी बात, अगर ये एक मेज़रमेंट होता कि ऐसे चेक होता तो हमारे उसमें भी चेक होता। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को इस चीज़ से लिबर्टी दी गई थी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि पर्दा है वो चेक कर लेते हैं ऐसे टार्च वगैरह से या फिर देख करके। तो ईयर टेस्ट हो गया। और टीथ अलाइनमेंट की अब बात करते हैं। देखो टीथ अलाइनमेंट का क्या है कि अगर आपके 28 जो दांत हैं वो अगर आपके सही हैं तो ठीक है। आपकी कैविटी लगी हुई है, अगर आपने कभी भरवाया है और वो सारी चीज़ें सूख गई हैं तो भी आप एक्सेप्टेड हो, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सामने के 4-5 दांत हालांकि वो सही होने चाहिए उनका अलाइनमेंट, बाकी टेढ़े मेढ़े तिरछे उरछे कैसे भी हैं वो इसमें से उतना ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं देते हैं। मेरे सेंटर पे किसी को भी मुझे लगता है कि वहाँ पर उस दिन कि टीथ को लेकर के किसी को नहीं दिया था। और मेरे साथ के बंदे जो बैच में ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि उसमें से मुझे कई सारे बंदों पे ऐसे डाउट हुआ कि ये कैसे फिट हो करके आ गए, कि उनके टीथ का अलाइनमेंट, सामने के दांतों का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा गैप भी थी, कुछ में अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट था, बट फिर भी वो सभी सेलेक्टेड थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आपके 28 जो पेयर्स हैं वो अगर सही हैं, और मसूड़े के दांत में अगर कैविटी लग रखी, मेरे भी एक दांत में कैविटी थी, एक्चुअली मैं गिर गया था तो टूटा था, तो कैविटी लग गई, उसमें मैंने कुछ नहीं कराया था।
तो मुझे भी वहाँ पर फिट हो कर दिया गया था टीथ में। मैंने आपको बताया ना मुझे नौकनी में पॉइंट दिया गया था, तो वो मैं भी बताऊँगा लास्ट में, मुझे सेकेंड हाफ में बुलाया गया था। तो ये टीथ अलाइनमेंट का हो गया। अब ये डीएनएस का देख लेते हैं। डीएनएस का क्या रहता है कि कुछ बंदों में होता है कि नाक की हड्डी थोड़ा सा बढ़ जाती है, इस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो डीएनएस हम लोगों में कैसे चेक करा था, जैसे उसी टाइम हम लोगों, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे यहाँ पर लिटा दिया था। फिर ये कहा कि एक हाथ से एक ये जो नोज़ल है इस पर हाथ रख लो और एक साइड से सांस लो। जैसे एक हाथ से ऐसे रख लिया, ये सांस लिया, फिर बोला इधर से रोक करके इधर से सांस लो। ताकि उनका ये था कि एक साइड से आप सांस खींच पा रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं एक साइड से ज़्यादा हड्डी बढ़ गई, इस साइड से आप सांस नहीं ले पा रहे हो, केवल एक साइड से ही सांस ले पा रहे हो। तो ये चीज़ें उनको थी देखनी थी। तो एक तो ये बात हुई, नॉर्मली टेस्ट हो गया था डीएनएस का। बट मेरे ही साथ एक बंदा था जिसने डीएनएस के लिए 1 से 2 महीने पहले उसने लेज़िक कराया था। तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि यार लेज़िक कहीं पकड़ ना ले डॉक्टर, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाए। हालांकि उसने 1 से 2 महीने पहले कराया था लेज़िक, इस वजह से एकदम जो है ड्राई हो गई थी, सारी चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उससे क्या हुआ कि वो जब ये डीएनएस का जब ये डीएनएस का चेकअप हो रहा था उसका, तो ऐसे नॉर्मल उसका भी हुआ था, तो वो पकड़ में नहीं आया। तो जब हमें बाहर मिला तो उसने बहुत ज़्यादा खुशी से बताया कि मैं जो डीएनएस में पकड़ में नहीं आया मैं। तो डीएनएस का क्या है कि अगर आपने कभी भी लेज़िक कराया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखो वहाँ पर पूछते हैं, अगर एक बार अपने आप से नहीं बताना है कि हाँ सर मैंने लेज़िक कराया हुआ है। अगर वहाँ पर जो है आपसे 1-2 बार फ़ोर्स करके पूछ रहे हैं कि आपने लेज़िक कराया नहीं कराया, तो आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर उनको डाउट हुआ है तभी वो 1 से 2 बार आपको फ़ोर्स करके पूछ रहा है। तो वहाँ पर आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑनेस्ट ही रहना है आपको। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं जो है वहाँ पर उनको चकमा दे दूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी जितनी उम्र होगी शायद उनको उतना मेडिकल में एक्सपीरियंस होगा। तो आप वहाँ पर उनसे चालाकी तो नहीं कर सकते हो। बट अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको अगर माइल्ड प्रॉब्लम भी होगी तो आपकी ऑनेस्टी से हो सकता है कि वो जो है उनको लगे कि बंदे ने झूठ नहीं बोला है तो फिट कर दे। क्योंकि माइल्ड जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं, तो आपको छुपाने से कोई चीज़ें नहीं होनी। फिर आ जाइए आई टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो आई टेस्ट जो है कैसे हुआ था हम लोगों का, तो ये जो हम लोग 18 बंदे थे, जो मैंने रूम बताया ना, तो वहीं पर एक ये लगा हुआ था। ये चार्ट आप जानते हो, पहले बड़े लेटर रहते हैं XYZ करके, और इस नीचे छोटे छोटे रहते हैं। तो जैसे ये रूम है तो हम लोग को ये यहाँ पर खड़े हुए थे हम लोग लाइन में, एक हम लोग पहले इधर खड़े हुए थे, एक एक बंदा इधर आ रहा था। तो उनके साथ एक बंदा यहाँ पर कमांडर और था। तो वो पूछता है डॉक्टर इधर हाथ उंगली रखता है या फिर उसके पास अगर कोई स्टिक रहती, तो वो जैसे यहाँ पर मान लो ये XYZ ये जहाँ लिखा हुआ है, तो डॉक्टर यहाँ पर है। डॉक्टर अगर ने यहाँ पर छड़ी रखी तो आपको जस्ट बताना है कि ये जेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसने यहाँ पर छड़ी रखी तो आपको बताना है वाई। और 2-4 बार पूछते हैं, फिर आपको इधर कर देंगे, फिर नेक्स्ट बंदा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो आई टेस्ट नॉर्मली ऐसा ही हुआ था। तो ये दूरी आपको मालूम होगी 6 मीटर या फिर 20 फीट, तो इतनी रहती है दूरी यहाँ पर। और नॉर्मली विजिबल रहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको आराम से यहाँ से देख पाओगे। अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो चार्ट्स बहुत सारे रिपीटेड रहते हैं। तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि अभी से आप देख करके जाओ। तो वो जो चार्ट है आपको थोड़ा सा वहाँ पर चालाकी दिखानी होगी। अगर आप उधर से आ जा रहे हो तो चार्ट ऑलरेडी वो पहले से लगा हुआ होता है। तो आप वो नीचे से 1-2 लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप वो उनका जो है क्रम रट लो। तो बाकी वो ऐसे पूछते हैं एकदम सीरियल से नहीं पूछते हैं, बीच बीच से ही पूछते हैं। बट अगर आप एक बार देखे रहोगे तो शायद आपको वहाँ पे, अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको वहाँ पर ये बेनिफिट करेंगी चीज़ें। तो डीएनएस हो गया, आई टेस्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ कलर ब्लाइंडनेस की। देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि परमानेंट रिजेक्शन देते हैं, ये बात सही है। कलर ब्लाइंडनेस चेक कैसे होता है, हम लोगों में क्या था कि वही जो डॉक्टर साहब थे वो बैठे हुए थे टेबल पर, वो जो है टेबल पर एक बुक रखी हुई थी। और ये जो चार्ट रहते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, जिस पे कि ऐसे ऐसे सेम नंबर लिखे रहते हैं, जैसे 53 लिखा हुआ है, सेम कलर्ड में लिखा रहता है। तो वो एक बुक के रूप में था कि ऐसे आप पलटोगे तो इधर लिखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ। तो वो जैसे मुझे बुलाया तो यहाँ पर वो बैठे हुए थे, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे पेज पलटा ऐसे, ये मान लो एक बुक है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 53 लिखा हुआ है ऐसे कलर्ड में, और यहाँ पे मान लो 69 लिखा हुआ है।
तो उन्होंने ये पूछा, ऐसे हाथ रखा 53। तो ये था कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस से कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं जैसे इसको समझ करके ये मैं बोलने वाला था तो तुरंत वो इधर हाथ रख देते कि ये बताओ। फिर जब मैं ये जैसे ही बताने वाला हूँ, मतलब एक जैसे मैंने 53 है तो इधर मैं मेरे मुँह से निकला जैसे 50, तो ये पलट दिया, इधर बोल दिया ये क्या लिखा हुआ 69। मैं बोला जैसे 60, इसको पलट दिया। फिर इधर जैसे 70 लिखा हुआ कि ये क्या है, तो मैं बोला 70। मतलब ये है कि वो थोड़ा सा आपको प्रेशराइज कर सकते हैं वहाँ पर, कि ऐसा तो नहीं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो और आप तुक्का मार रहे हैं। अगर ऐसा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। तो आप इससे नर्वस मत होना बाहर निकल करके कि मुझे 53 लिखा हुआ था पूरा नहीं बोलने दिया, मुझे 69 पढ़ रहा था मैं पूरा नहीं बोलने दिया। वो उनकी जो भी ट्रिक्स हो, हैक्स हो, वो उनकी उनके ऊपर है। तो आपको समझ जाते हैं, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंटली ही बोलोगे। जैसे 53 लिखा हुआ है, आपने बोला 53, अगर मान लो आप 50 पे ही रुक गए फिर भी वो समझ जाता है कि हाँ इसको अंक जो है यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ उसको दिखाई दिया है, तभी वो 50 निकला है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में तो इसमें क्या ही ट्रिक्स होगी कि वो बीच बीच से इतनी मोटी मोटी सी किताब थी, वो करीब रही होगी 150-200 पेज की, उनके पास वो बुक थी। तो उसी में सारे नंबर लिखे हुए थे, तो बीच बीच से भी कभी कभी वो पूछ रहे थे। तो इसमें तो आप क्या ही रट पाओगे। तो बट ये है कि कॉन्फिडेंट आप में वहाँ पर होना चाहिए, और आप जितना ज़्यादा आप वहाँ पर शांत रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपको उतना ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस का हो गया। और मैं अभी प्राइवेट पार्ट्स का हाँ बता देता हूँ आपको कि प्राइवेट पार्ट्स को कैसे चेक होते हैं, कई सारे इसमें डाउट्स हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स में जो सबसे पहले मैं पेनिस की बात करता हूँ, वो कैसे चेक हुआ था। तो जब ये 18 बंदे यहाँ पर साइड में खड़े हुए थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर वो हम लोगों से बोलता है कि अभी आप क्या करो कि अपना अंडरवियर भी डाउन कर दो। अब 18 बंदे अंडरवियर अपनी डाउन करते हैं तो थोड़ा सा लड़के लड़के ही रहते हैं। तो क्या था कि एक दूसरे का इधर उधर देख रहे थे। तो वो बोला एकदम नॉर्मली करने के लिए, उसने कहा कि अच्छा मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप एक दूसरे को देख लो, उसके बाद फिर ये टेस्ट चालू करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों में से एक एक को बुलाने लगा। जैसे मान लो मुझे बुलाया, तो मैं यहाँ पर, ये डॉक्टर यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और बिना नेक्ड ही था, कुछ अंडरवियर भी नहीं थी। तो फिर हमसे बोलता है कि अपना ये जो पेनिस है उसको पकड़ करके थोड़ा सा उसकी स्किन जो है वो पीछे करो, है ना। ताकि क्या था कि वो फिमोसिस चेक करता है। फिमोसिस एक बीमारी का नाम है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका ये पेनिस रहता है उसके ऊपर की जो स्किन रहती है वो अगर जुड़ी हुई है तो वो आपके पीछे नहीं जाती है, तो ये फिमोसिस रहता है। तो इसको चेक करने के लिए वो बोलते हैं कि अपनी स्किन जो है पीछे करो। तो वो मैं करता हूँ, तो उनको ठीक लगा वो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अभी पीछे घूम जाओ। पीछे घूम जाते हैं हम लोग। फिर पायल्स चेक करने के लिए कहते हैं झुक जाओ, तो ये जैसे पैर है हम लोग ऐसे झुक जाते हैं। फिर कुछ टार्च वगैरह कुछ नहीं मारते भाई, वो ये यहाँ पर अपना डिस्टेंस थी उसकी करीब 1 से 2 हाथ की डिस्टेंस थी, हम झुके हुए थे यहाँ पे। उसने बोला कि खांसो भी, तो हम लोग जैसे ही खांसते हैं तो उसके बाद 1-2 बार खांसे, फिर उसके बाद बोलता है ठीक है खड़े हो जाओ, अभी मेरी तरफ देखो। फिर उसकी तरफ जब मैंने देखना तो उसने पायल्स का कहा कि थोड़ा सा अपने ये जो बॉल हैं वो कहता है अपने पकड़ो इधर से। तो जब मैं हम लोग पकड़ते तो उसका साइज़ समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो वो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता ही है, वो कुछ लेफ़्ट या राइट में आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है वो। तो वो चीज़ें ठीक है, बट किसी किसी में क्या था कि पानी के भरने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे मैंने बताया ना कि एक को इसमें मेडिकली रिजेक्ट किया गया था, तो उसी वजह से एक का तो बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा बड़ा हुआ था। तो ये चीज़ें थी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पेनिस कैसे चेक हुआ। नॉर्मली जो आपकी स्किन रहती है वो पीछे करवाते हैं। फिर हाइड्रोसील का कैसे चेक हुआ कि एक तो उनको समझ आ जाता है देख करके कि साइज़ कितना ज़्यादा है, पानी भरा हुआ नहीं भरा हुआ। तो उस चीज़ पे ऐसे हो जाता है। पकड़ करके भी आपसे बोलते हैं कि हाँ आप ऐसे थोड़ा सा उसको प्रेस करो ताकि उसका एक्चुअल साइज़ दिख जाए। और पाइल्स का मैंने आपको बताया कि वो जो है झुका करके आपको खसवाते हैं, खांसी जैसे आप खांसते हो तो उनको समझ आ जाता है जो भी। हाँ पाइल्स में क्या था, 2 से 3 बंदों का मैंने आपको बताया ना, एकदम माइल्ड जिनका था उनको तो फिट कर दिए थे। बट एक में सीवियर कंडीशन थी इस चीज़ को लेकर के, पाइल्स को लेकर के, तो उनको उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो पाइल्स में रिजेक्ट करते हैं, तो करीब 2 बंदों को रिजेक्ट किया था पाइल्स में, और एक को हाइड्रोसील में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हाइड्रोसील, पाइल्स, पेनिस। तो प्राइवेट पार्ट्स में कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जितना आप ऑनेस्ट रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ को प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको।
तो आप कुछ चीज़ें अगर आप में दिक्कत हैं, अगर उनको समझ आ जाती हैं, आप बताओगे नहीं बताओगे फिर भी उनको समझ आ ही जाएंगी। तो इस वजह से अगर उनको समझ आ जाता है, वो एक दो बार फोर्स कर रहे हैं, तो आपको अपनी साइड से झूठ नहीं बोलना है। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। उसके बाद अभी टेस्ट कर लेते हैं, बीपी टेस्ट वगैरह जैसे हुए थे, तो बीपी टेस्ट भी जैसे नॉर्मली होता है, हम लोग का बीपी टेस्ट भी हो गया था। और ये ब्लड टेस्ट भी वैसे ही हो गया था। मतलब इन सभी टेस्ट में तो क्या ही दिक्कत है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। और एक्सरे जैसे होता है, एक्सरे भी वैसे ही हुआ। एक्सरे में क्या था कि जैसे आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनको समझ आ जाता है फिर। और यूरिन टेस्ट में जैसे हम लोग को दिया, एक डिब्बी आपको दे देते हैं, फिर कहते हैं कि आप जा कर के टॉयलेट करके आओ। फिर जब आप टॉयलेट करते हो कहते हैं कि उसी का थोड़ा सा सैंपल इस डिब्बी में रख लेना, और उसको लेकर के आकर आपको यहाँ पर सबमिट करना रहता है। तो यूरिन टेस्ट में भी किसी को बाहर नहीं किए थे। ऐसा तो है नहीं कि उन बंदों में किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं रही होगी, बट वही चीज़ है ना, अगर आपको माइल्ड चीज़ें हैं, दिक्कत है, तो वो एक्सेप्टेबल हैं, आपको इतना ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं लेनी है। फिर टैटू का मैं बता देता हूँ कि जो टैटू रहते हैं, जैसे रिलीजियस टैटू हैं, आप उस पर भी पढ़ सकते हो। मेडिकल का जो इनका रहता है सारी चीज़ें, तो मेडिकल में जैसे आपने हाथ में ओम छोटा सा लिखवा रखा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीज़ें, अगर आपको ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि आपने टैटू वगैरह बनवा रखा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अगर ये रिलीजियस टैटू हैं तो एक्सेप्टेबल हैं। फिर और ये स्टैमरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि ऐसा ना हो कि आपके शब्द ही जो आप बोल रहे हो वो नहीं समझ आ रहा है, तब उसमें दिक्कत है अलग। हालांकि अगर थोड़ा मोड़ा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था मेडिकल को लेकर के। अभी मैं थोड़ा सा ये कंक्लूड करता हूँ कि जो तीनों डॉक्टर्स थे, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर ये डॉक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल माइंडेड था, उसने ऐसे किया था कि एक भजन चला दिया था, राधे राधे का जो आपने भजन सुना होगा, वो उसने भजन चला दिया था और इधर ये सारा हम लोग का टेस्ट हो रहा था। इतनी जल्दी से उसने कर दिया था कि ये मतलब बहुत जल्दी, सबसे फास्ट इन्होंने ही करा था। और हाँ, नौकनी का छूटा जा रहा मेरा। नौकनी को लेकर के फ़र्स्ट हाफ में मुझे पॉइंट दिया गया, नौकनी को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। दो चार बंदे और थे जिनको कि पाइल्स में, पहले जो पाइल्स में दिया गया जिनको पॉइंट, और एक दो बंदे थे जिनको कुछ एक, हाँ, इन्हीं चीज़ों में पॉइंट दिया गया। तो करीब चार चार बंदे थे आई थिंक। तो उन चार बंदों में जिनको जिनको पहले पॉइंट दिया गया था, वो वहाँ पर साइड में आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर जब 1 से 2 बज जाता है तो वो अपना जो है चले जाते हैं लंच के लिए। फिर 3 बजे फिर आते हैं वो, 3 से इधर 5 साढ़े 5 बजे तक जितने ही बंदे का रीमेडिकल जो दे देते हैं, पॉइंट देते हैं, उन्हीं का रीमेडिकल के लिए बुला लेते हैं। तो फिर मुझे नौकरी के लिए बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे खड़े हो जाओ। मैं जब खड़ा हुआ तो कहा कि ऐसे गैप दे करके, तो जब गैप दिया तो जुड़ रहा था। हालांकि मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा सा अगर गैप आ जाए तो आ जाए, बट वो समझ जा रहे थे कि गैप इसमें बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि रनिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत होती है? मैंने कहा नहीं सर, रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने मुझे फ़िट लिख दिया। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर का मूड सही है उस दिन, तो क्या है कि आपको अगर कोई मेजर इशू है भी तब भी आपको फिट कर देगा। बट अगर मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक ये दोनों ही डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े नज़र आ रहे थे हम लोग को वहाँ पर। अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं इनके हिस्से न जा कर के इनके हिस्से आता, तो नौकरी में मुझे मतलब पॉइंट दे ही देते और रिजेक्ट कर देते मेडिकल में। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मेहनत करके प्री निकाला, देन आपने मेंस दिया, फिर उसके बाद मेडिकल की बारी आई। तो यहाँ पर आपकी मेहनत थी, आपने अपना 100% दिया, इधर भी 100% दिया, तभी आप जा कर के मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपके हाथ पैर मारने से कुछ होने वाला है क्या? तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं ना कि आप चीज़ों को सही कर पाओगे अपने मेडिकल, जो जैसा आपको भगवान ने बना दिया है वैसा कि आप अपने आप को यहाँ पर मेडिकली फ़िट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या है कि मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आपका मेडिकल है उसके एक दिन पहले आप बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोच लो कि हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो क्या होगा, कोई लास्ट वैकेंसी थोड़ी है, कुछ और होगा वो देख लेंगे। तो मैं आपके साथ आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप निगेटिव चीज़ों के लिए तैयार रहोगे वहाँ पर, तो आपको उतना ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा नहीं वहाँ पर।
आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही होंगी वहाँ पर आप थोड़ा सा एकदम कूल रहोगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्लस और माइनस सभी चीज़ें सोच करके जाना वहाँ पर। हो सकता हो कि आप एकदम पूरी तरीके से फिट हो, बट फिर भी उस टाइम पे डॉक्टर्स को ऐसा लगे कि नहीं आप अनफिट हो, और उसने आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया, तो वहाँ पर आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मुझे यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी कि आपको बेफ़िक्र होके जाना चाहिए वहाँ पर। आपके आपके हिस्से की जितनी मेहनत थी आपने बहुत अच्छी करी है प्री और मेंस में। अभी आप मेडिकल के लिए पहुँचे हो, तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटी आप समझिए इन सभी चीज़ों की, और भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आपकी किस्मत में जॉब होगी तो आपको मेडिकल में कितनी भी प्रॉब्लम हो आप फिट हो जाओगे। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तब भी आप फिट हो जाओगे वहाँ पर। तो ये है कि हैव फेथ इन गॉड एंड बी कॉन्फिडेंट। फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पॉजिटिव लगा है और एक्सपीरियंस आपको अगर जेन्युइन लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, बट ठीक है, मैं अभी चालू ही किया हूँ। तो बस यही मेरी कोशिश है कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप तक जेन्युइनली डिलीवर करूं, और अगर उसमें से एक दो बंदों को भी बेनिफिट मिलता है तो मेरे लिए सही है। तो आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, और ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं डीवी के हिसाब डीवी को भी मैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने वहाँ पर, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।